नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आजकल नए जमाने की शॉपिंग करना लोगों को खूब भाता है, लेकिन इस नए जमाने की शॉपिंग ने नई दुकानदारी को भी मौका दे दिया है। आपने कभी गौर किया है या नहीं, लेकिन जब भी आप किसी दुकान या किसी स्टोर पर सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपसे आपके मोबाइल नंबर की मांग करता है। मोबाइल नंबर रजिस्टर होने के बाद ही दुकानदार आपको बिल की रसीद देता है, और यही होती है ग्राहकों से गलती। ये नंबर आपकी निजी जानकारी में सेंध लगाने का गेटवे बन जाते हैं, लेकिन अब आपको नंबर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार जल्दी एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसके बाद उपभोक्ताओं को अपना नंबर शेयर करना नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता मंत्रालय जल्द एक ऐसा नियम लेकर आ रहा है जिसमें ग्राहकों की मर्जी के खिलाफ उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना उनकी प्राइवेसी में दखल माना जाएगा। लेकिन कुछ समय में मोबाइल नंबर के जरिए कई मामले सामने आए हैं जिसमें ग्राहकों ने कई रिटेल दुकानदारों के खिलाफ शिकायत भी की है। ग्राहकों से कहा जाता है कि अगर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया तो दुकानदार उन्हें सर्विस देने से मना कर देते हैं। ऑफर और कूपन के नाम पर भी नंबर और मेल आईडी का डेटा स्टोर किया जाता है, और आजकल तो कहावत है, डेटा इज द न्यू मनी। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे खास बात। हमारे साथ खास एक्सपर्ट और एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। चलिए एक एक करके इनका परिचय करवाते हैं आपसे, जहां पर डॉक्टर सत्या एन गुप्ता, एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोहर एस कामत, ऑनरेबल सेक्रेटरी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। रितेश भाटिया, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और फाउंडर वी फॉर वेब साइबर सिक्योरिटी। और अनुभव सीईओ को फाउंडर ट्राई सुट्टा बार हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ समय में। पहला सवाल तो मुझे अनुभव से लेना था, लेकिन चलिए यहाँ पे आप तीनों मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सत्या, कई बार ये हर किसी के साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। कई बार अगर हम मोबाइल नंबर देने से मना कर दें तो हमारा ईमेल आईडी ले लिया जाता था। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है रिटेलर्स को आपसे चाहिए ही होती है, और वो ये बात आपको ई बिल के जरिए कहते हैं कि आपको कोई ना कोई जानकारी अपनी देनी होगी ताकि हम आपको ई बिल दे सके, क्योंकि हमें पेपरलेस होने की हिदायत दी गई है। अभी जो पेपरलेस होने की हिदायत दी गई है, इस आड़ में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले ली जाती हैं और उसके बाद आगे चलकर पता चलता है कि उनका मिसयूज हो गया। अब संज्ञान लिया गया है इस मुद्दे का, अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी दिल्ली अभी काफी दूर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंच हैं जो यहाँ पर सुलझने जरूरी हैं। तो सबसे पहले इसको गैर जरूरी जो मान लेना कितना बड़ा कदम है आपकी नजर में? डॉक्टर सत्या। डॉक्टर सत्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सॉरी कविता जी, ये लगता है कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। मैं हम्म। हाँ, अभी चलिए, अभी आवाज आ रही है, बट लगता है मैं आपको पास आवाज नहीं भेज पा नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। रहा हूँ। लगता है कनेक्शन थोड़ा सा चलिए, आवाज आ रही है। डॉक्टर मनोहर, आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी मैं। मैंने आपका सवाल सुना और जी। मैं इस जो भी वाक्य आप बता रहे हैं उससे मैं परिचित हूँ। हम्म। अ, ग्राहकों से या उपभोक्ताओं से उनका नंबर मांगना बिल्कुल जायज नहीं, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। मैं अगर मेरा नंबर देना चाहता हूं तो ठीक है, बट कंपलसरी उसको करना ये बिल्कुल 101% रॉन्ग है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। लेकिन ये कंपनीज, अभी मान लो कोई एक कंपनी कोई 5 या 10 या 15 इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना चाहती है, वो चाहती है कि उनके और बाकी 10-15 चीजें भी आपको बेची जाए, इसलिए ये नंबर लेती है। सर्विस को इसके साथ लेना देना कोई भी इससे मतलब नहीं रखता। मेरा नंबर आपके पास हो या न हो, मेरा नाम आपके पास है, मेरा एड्रेस आपके पास है, अगर आप कुछ के उसको नोट कर रहे होंगे तो मेरा टेलीफोन नंबर की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, अगर मुझे कंप्लेंट करना है तो मैं आपका नंबर आपको फोन करके मेरा नंबर दे दूंगा। आपको मैं फोन करके आपको ईमेल भेजकर या व्हाट्सएप भेजकर मैं बोलूंगा कि मेरी जो भी यंत्रणा है जो आपने दी है वो खराब हो गई है, रिपेयर करवाओ। तो आपका सर्विस सेंटर फौरन पूछेगा, सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उस टाइम में दे दूंगा। तो खरीदते वक्त लो ये बोलना ये 100% गलत है। और सेकेंड पॉइंट, जो आपने कहा कि ये डेटा बाहर बांटा जाता है, अक्सर हम देखते हैं
कोई एग्जीबिशन वगैरह में जाएंगे तो भी यही करते हैं ये लोग, एक छोटा सा स्लिप देते हैं, उसमें कहते हैं कि आप लिख के दो कि आप क्या क्या करते हो, आपको हम कोई लॉटरी में आपका नंबर डाल दें। लॉटरी के नंबर होती भी नहीं है, कुछ भी होता नहीं है, लेकिन आपका स्लिप के ऊपर जो भी आपने सब अपना जो भी नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया है, उस पे स्पैम आने को शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ये अच्छा निर्णय लिया है कि लोगों को कोई भी हालत में जोर जबरदस्ती से नंबर देने की कोई जरूरत नहीं। अ, अनुभव दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, हम इसी बात पर मंथन कर रहे हैं कि जो रिटेलर्स आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं, अब ये मामला जो है इस तरह से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने बोल दिया है कि ये ऑप्शनल विकल्प किया जा सकता है, ग्राहकों की मर्जी के मुताबिक ही जो है नंबर और तमाम डिटेल्स दी जा सकेंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि आप एक रिटेलर के तौर पर बैठे हैं इस पैनल पर, तो आपसे हमें समझना है कि इस तरह की डिटेल्स लेना क्यों अनिवार्य होता है। क्योंकि अब तक हमारा जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, हमें कहा जाता है कि आपको ई बिल देना है जी, इसीलिए जो है आपका नंबर या आपका ईमेल आईडी हमारे लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि हम पेपरलेस होना चाहते हैं। लेकिन इस आड़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर शिकायतें की गई हैं उपभोक्ताओं की तरफ से सरकार को। तो एक रिटेलर कि किस काम की होती हैं ये जानकारी, रिटेलर का पूरा जो साइड है वो समझना है मुझे आपसे। सबसे पहले तो डेटा तो सबको पता है कि डेटा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। किसी भी चीज को फोरकास्ट करने के लिए एक व्यापार के दृष्टि से देखा जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझ सके कि हमारे पास कौन सा ग्राहक आया, क्या एज ग्रुप का ग्राहक आया, तो हम अपनी टीजी डिटरमाइन कर सकें किस समय में आया है, क्या खरीदा, उसकी क्या पॉकेट साइज है, क्या वो रिपीट हो रहा है, क्या रिटेंशन हमारे पास में है कि नहीं है। तो एक व्यापार की दृष्टि से तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर इस चीज को और डेटा एनालिस्ट भी होते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी होते हैं जो इस चीज को और फाइन करके और फोरकास्टिंग करते हैं कि आगे हम लोग को बिजनेस किस डायरेक्शन में लेके जाना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेकिन रितेश, किस तरह के डेटा की हम यहाँ बात कर रहे हैं? मोबाइल नंबर, जो कि मेरे ख्याल से आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। अगेन, ईमेल आईडी लेना चाहते हैं, कारोबार विस्तार के लिए आप ये जानकारियां ले रहे हैं, लेकिन ये कौन सुनिश्चित करेगा कि इस जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है और आगे चलकर हम किसी फ्रॉड की विक्टिम नहीं बन रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी रिटेलर्स के पर नहीं आ जाती फिर? बिल्कुल कविता, ये जवाबदारी पूरी और पूरी तरह रिटेलर्स के ऊपर ही आती है और इतना भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने ये समझना पड़ेगा कि इधर है ना, एक कॉन्सेंट से अगर जैसे दिया जाता है तो ठीक ठाक है। अगर मैंने जैसे अपना नंबर या ईमेल आईडी अपने कॉन्सेंट से दिया है, और यहाँ पर रिटेलर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब वो कॉन्सेंट लेते हैं तो वो मेरे को इन्फॉर्म करे कि वो किस चीज के लिए ले रहे हैं और उस चीज के अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो जल्दी से जल्दी आया है। बहुत साल हो चुके हैं, आई थिंक 8-10 साल हो चुके हैं हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया नहीं है। अगर मैं एक साइबर क्राइम्स के हिसाब से भी आपको बताऊं तो इसमें दो मेजर चीजें हैं। एक तो ये जो डेटा सेलिंग होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर रिटेलर करता है, लेकिन जिस हिसाब से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्पेशली जो वेयर हाउस के एंड पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप कोई भी एक बड़ी साइट से शॉपिंग करने की कोशिश कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी कीजिए, देखिए आपको तुरंत दूसरी जगहों से कॉल्स आने लगेंगे वगैरह, और उनका वहां से लेन देन भी नहीं है। तो इसके लिए वहां पर भी ये जो कंपनीज है, जो ऑनलाइन रिटेलर्स है, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है। सेकेंडली, अगर आप देखोगे तो ये जैसे डेटा लीक हो गया, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे डेटा ब्रीचेस हो रहा है, जहां पे मेरा नाम, ईमेल आईडी और मान लीजिए एक आध एड्रेस भी हो गया, या और कुछ डिटेल भी डेटा ब्रीच में आ गया। अब मुझे चाहिए एक आध मोबाइल नंबर। मान लीजिए अभी ये मैं दूसरी जगह रिटेलर्स के एंड से या जो भी है ऑनलाइन कंपनीज की एंड से ये मेरा डेटा लीक हो जाता है और मेरे मोबाइल नंबर्स लीक हो जाते हैं। तो मेरे को बस खाली इन चीजों को थोड़ा बहुत मैच करना है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर इनको भी एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, और वहां पे मैंने मोबाइल नंबर नहीं दिया लेकिन ईमेल है, एड्रेस है, बाकी सारी चीजें हैं, तो बस एक ईमेल मेरा एक कॉमन कनेक्शन हो जाता है दोनों डेटाबेसेस में, और इससे एक पूरा, अगर आप देखोगे तो गोल्ड माइन क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है। और यही एग्जैक्टली जो डेटा माइनिंग के एक्सपर्ट्स है और जो बाकी सब जो डेटा कोलेट करते हैं, उनका यही काम रहता है। कविता, अब यहाँ पर दूसरा एक सवाल मुझे ये पूछना है मनोहर जी, ठीक है आपने इसको एक विकल्प के तौर पर मानने के लिए कह दिया है,
जो संज्ञान लिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दे भी रहा है तब भी क्या रिटेलर्स को कानून के दायरे में नहीं लाना चाहिए, ताकि वो दी गई इंफॉर्मेशन भले ही ऑप्शनल है और भले ही उपभोक्ता ने इस बात का चुनाव किया है कि वो अपनी डिटेल्स आपको देना चाहता है, क्या ऐसा कोई नियम कानून नहीं लाया जा सकता जहां पर इन रिटेलर्स को ये सुनिश्चित किया जाए कि इस डेटा का मिसयूज नहीं होगा? क्योंकि मेरे ख्याल से शायद उनके भी कंट्रोल में नहीं है इस डेटा का इस डेटा का सही इस्तेमाल करना या इसके किसी गलत इस्तेमाल से इसको बचाना, बिकॉज हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास इसको लेके कोई खास नियम कानून नहीं है। पहली बात यह है कि रिटेलर्स के पास ना इतनी क्षमता है ना इतने पैसे हैं कि इस डेटा को वो यूज कर सके। तो ये कहीं ना कहीं या तो वो बड़े कंपनी को या कोई डेटा कंपनी को ये डेटा देने वाले हैं। खुद मुझे नहीं लगता है कि 100 में से 95 प्रतिशत लोगों को, रिटेलर्स को इतनी क्षमता नहीं है ये सब डेटा माइनिंग करने के लिए। ये सब बड़ी बड़ी कंपनी इसके पास जाने वाली। तो सवाल ये है कि अगर आप मेरा डेटा ले रहे हो तो मेरा डेटा प्राइवेट है ये बोलने की जरूरत नहीं है। दैट यू कैनॉट शेयर माय डेटा इज अ बेसिक कंसेप्ट, कि जिसमें बताया जाता है कि आपको जब मैं डेटा दे रहा हूं ट्रस्ट करके दे रहा हूं, और अगर आप ये डेटा किसी और को देते हैं, मैंने आपको कभी नहीं कहा, कंसेंट का भी सवाल नहीं है इसमें। जब मैं देता हूं इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस कि आप ही इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो आज भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इस नाम के ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का तो एक्ट होगा ही, लेकिन कौन आजकल इन सब कानून और कोर्ट कचेरी के चक्कर में फंस जाएगा। इसलिए ये एक बड़ी बात हो जाती है। जो हमारे प्रीवियस स्पीकर ने या पैनलिस्ट ने कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नहीं होते भी मेरा डेटा शेयर होना ये 100% मेरे ख्याल से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और मेरी राइट ऑफ प्राइवेसी, जिसके बारे में तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, मेरे राइट के ऑफ प्राइवेसी को ये बहुत बड़ा हल्ला है। तो अनुभव ये बताएं कि जो डेटा आप लेते हैं, आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये ग्राहकों का, उपभोक्ताओं का जो डेटा है ये सिक्योर्ड है मेरे पास? क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म है? क्या आप ये बताते हैं लोगों को कि आपका डेटा जो आप नंबर शेयर कर रहे हैं, ईमेल आईडी शेयर कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर्ड है? क्या ऐसी जानकारी आप अपने उपभोक्ताओं को देते हैं जो आपके स्टोर्स पर आते हैं? ठीक है, हम ये इम्प्लिसिट है और ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी भी एक स्टेक होल्डर्स की कि डेटा हम अपने पास में सुरक्षित रखें। हम लोग इन हाउस सर्वर में प्रोटेक्ट करके रखते हैं डेटा। हम लोग सिर्फ इन हाउस ही फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। हम लोग किसी भी ग्राहक को इन्फोर्स करते नहीं कि अपना डेटा दे, और कोई देगा भी नहीं। कोई भी ग्राहक को अगर आप इन्फोर्स करेंगे तो वो दुकान से निकल के चले जाएगा, उसके पास 10 ऑप्शन है। कॉम्पिटिशन इज दैट रूथलेस एंड दैट कॉम्पिटिटिव। सो आप उनको पर्क्स जरूर दे सकते हैं डेटा देने के लिए, कि आप उनके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम चालू कर सकते हैं, उनको कॉम्बोज में कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। सो ये चीजें हम लोग करते हैं। बाकी ऑफ कोर्स हम लोग डेटा तो एक हमारी खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। हम लोग उस जैसे आपने कई चीजें मार्केट में सुनी भी होंगी कि लोग डेटा बेच देते हैं, तो हम उस तरह के काम कर ही नहीं सकता कोई भी। मेरे को लगता है कि हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वो डेटा मार्केट में फ्लो करने देंगे तो वो हम लोग के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। तो हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं उसको, चीजों को आप बेटर करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए। अगर हमने नंबर लिया है तो हमको भी पता है एक व्यापारी के उससे, कि हम लोग अगर बार बार किसी को मैसेज करेंगे तो इरिटेट हो जाएगा, या तो फिर ब्लॉक कर देगा, तो फिर आपके यहाँ पे आके आपके यहाँ सामान लेने ही बंद देगा। तो वो चीज का हमको भी ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग तभी शूट करते हैं जब हमको रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत फ्रिक्वेंटली शूट नहीं करते कि हम लोग को डिस्टर्बिंग लगे। ये चीजों का हम लोग को भी ध्यान रखना है। हॉस्पिटैलिटी में तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, इसका खुद तो मैं भी शिकार हो चुकी हूँ। इतने आते हैं मैसेज के आप वो SMS में से अनसब्सक्राइब भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपको वो विकल्प ही नहीं देते हैं। तो बाद में आप जब भी अगली बार स्टोर पे जाएं तो बोलना पड़ता है, भैया नंबर काटो पहले अपने डेटा से, हमें कोई मैसेज नहीं चाहिए, कोई ईमेल नहीं चाहिए। लेकिन अनुभव, मुझे आपसे ये समझना है, तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मना कर देता है काउंटर पर कि नहीं मुझे डिटेल्स नहीं देनी, तो फिर आप मान जाते हैं, यू लेट इट बी, आप फोर्स नहीं करते उनको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं हम लोग का तो जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 10 रुपए का, 10 रुपए चाहे कोई दूसरी जगह से भी जाके पी लेगा तो उसको क्यू पे ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहने दे सकते, क्योंकि हमारे पे भीड़ लगती है। तो हम लोग ज्यादा देर तक खड़े नहीं दे सकते। हमने इसका दूसरा विकल्प भी निकाला है कि हमने इसके लिए
कई जगह पे क्यूआर कोड लगा रहे हैं कि कस्टमर अपने इच्छा से स्कैन करे और अपने फॉर्म में जो भी डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, पता जो भी उसको डालना है फिल कर दे और फिर हम उसके हिसाब से लॉयल्टी प्रोग्राम बनाएँगे जिससे कस्टमर्स को बेनिफिट होगा। रितेश, ये सवाल इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत रिटेलर्स और बहुत सारे दुकानदार आपको विवश कर देते हैं कि जब तक आप ये नहीं डिटेल्स देंगे तब तक आप सामान नहीं खरीद सकते या आप सर्विस नहीं ले सकते। ये तो सरासर दादागिरी हुई ना। नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे में तो क्या करने का, आपने जो कोई दूसरा नंबर है वो दे देना चाहिए। जैसे देखिए, इंटरनेट के जमाने में तो बहुत जरूरी है कि आपके पास ऑलमोस्ट हर किसी के पास तो 2 ईमेल आईडी है ही है, और मुझे ऐसे लगता है कि इसके लिए 2 फोन नंबर भी रहने चाहिए। अभी अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल प्रैक्टिस पूछोगे या हमारे साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में हमारी प्रैक्टिस पूछोगे, तो हम तो ये सारी चीजों के लिए एक और दूसरा एक पर्टिकुलर ईमेल रखते हैं जिसको हम ज्यादा करके एक्सेस भी नहीं करते हैं। वहां पे वंस इन अ वाइल एक्सेस कर डाला। फोन नंबर भी एक दूसरा रख डालते हैं हम, जिसमें जिसमें ठीक है एसएमएस आ रहे हैं लेकिन कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स को हम ब्लॉक करके रख देते हैं। तो कहीं पे कभी ऐसा भी हुआ है, बहुत बार हम लोगों ने कोई गलत नंबर्स भी दिए हुए हैं, और ऐसे करके बहुत सारे लोग यही चीज करते हैं। लेकिन मैं फिर से वही एक चीज दोहराऊंगा कि वो जब डेटा प्रोटेक्शन बिल की हम जब बात करते हैं, वो ये सारी चीजों को कवर करता है। एक अलग से इसके कंज्यूमर को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जाके बहुत सारा डेटा, जैसे इंक्लूडिंग फोन नंबर्स है, वो भी एक पर्सनल डेटा माना जाएगा। तो अभी भले जैसे मनोहर जी मतलब सर कह रहे हैं कि ठीक है फिर इट्स अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नॉट, लेकिन एक एक वो टाइम आना ही चाहिए, और वो आएगा, बहुत जल्द आएगा, जहां पे जब जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा, और उसमें क्योंकि अगर आप देखोगे भी तो पेनल्टीज बहुत भर भर के हैं, तो उस हिसाब से बड़ी बड़ी पेनल्टीज है। तो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी पर्टिकुलर सिटीजन। हर कोई जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है, सब पे जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, जिस हिसाब से भी, उसके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्टली हमारा डीएनडी का तो कॉन्सेप्ट है ही है। तो ये लोग अगर डीएनडी को जो है, ये जो बाईपास के जो सिस्टम्स हो रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी आके इंटरवीन करना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने डीएनडी में डाला भी है तो उसके बावजूद भी मेरे को कैसे क्यों कॉल्स आ रहे हैं। तो ऐसे में हर ऑर्गेनाइजेशंस ने वो वेबसाइट्स पे दिया हुआ है। मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई टेलीकॉम ऑपरेटर हो गया, कि वहां पे भी अगर आप चाहिए तो आप शिकायत कर सकते हैं। वहां पे आप बता सकते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इस पर्टिकुलर नंबर से फोन आ रहे हैं, और वो लोग भी एक्शन लेंगे आपके बिहाफ पे। कविता, कामित जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, कामित जी कुछ कहना चाहते थे आप सर? मुझे मेरे 2 पैनलिस्ट के साथ बहुत नामंजूरी, या मैं समझता हूँ आई एम टोटली अगेंस्ट जो वो बता रहे हैं। जी बताइए। पहले इन्होंने कहा कि हमको भी पता है ये क्या हो रहा है, हम मार्केट में नहीं आएंगे, हम आपका नंबर नहीं लेंगे। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप जो बोल रहे हैं कथनी, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप रिटेल मार्केट में जाके देखिए, वहां पर आप देखेंगे कि आपको जैसे कंज्यूमर मिनिस्टर, अफेयर मिनिस्टर ने कहा है, आपका नंबर नहीं देंगे तो आपको सर्विस नहीं मिलता। और आप मान लो पैसे लेकर कोई बड़े दुकान के ऊपर गए और वहां पर आप खरीदने को आए और लास्ट मिनट को आपको कहा गया कि आपको फोन नहीं देंगे, तो आप परेशान होके कि भाई वापस मुझे दूसरे दुकान पे जाना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा, परेशान होके आप दे दो। दैट मीन्स इट लिटरली अमाउंट्स टू कोerशन। आपसे जोर जबरदस्ती से नंबर लिया जा रहा है। अगर मैं ना कहूं तो आप मुझे सर्विस नहीं देते। अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो साइबर एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं 2-2 नंबर रखो। मैं क्यों 2 नंबर रखूं? एक उपभोक्ता के संस्था के प्रतिनिधि होने से मैं एक ही बात बोलता हूं कि मैं क्यों 2 नंबर रखूं? क्यों 2-2 बार उनके रेंटल्स पेड करूं? क्यों वो जितने एसएमएस आते हैं इधर देखूं या उधर देखूं? मैं एक ही नंबर रखूंगा। आप मुझे प्रोटेक्ट कर दीजिए, आप मुझे संभाल के रखिए। और लास्ट पॉइंट जो कहा गया कि अगर कुछ होता है डीएनडी होता है, मैं कह रहा हूं मैडम, ये डीएनडी मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर हमारे कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के ओर से ऑथोराइज्ड ग्रुप हूं, और हम हर मीटिंग को जाते हैं टीआरएआई की। टीआरएआई ने खुद मान लिया है कि डीएनडी इज ए कोलोसल फेलियर। और इसकी कोलोसल फेलियर होने की वजह क्या है कि कोई इनकी सुनता नहीं। अगर इनका नंबर काटा जाए तो ये कोर्ट में चले जाते हैं। इनकी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, ये एक नंबर से नहीं तो दूसरे नंबर से फोन करते हैं।
आप कितने बार इनके खिलाफ कंप्लेंट करते रहोगे? और लास्ट चीज याद रखिए, कोर्ट भी हमारे वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी स्लो इन गिविंग ऑर्डर्स। अभी क्या होता है कि मान लो मैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूं, इसलिए मैं समझो मैं लड़ने गया। आज कंज्यूमर कोर्ट में भी 3, 4, 5 साल लगते हैं कोर्ट को ऑर्डर आने के लिए, सिविल कोर्ट के ऊपर। और जो मैं करूंगा एक डीएनडी वाले को सबक सिखाने के लिए, मैं पूरा मेरा 2 महीने या 3 महीने का वक्त बर्बाद करूंगा। महीने में एक बार जो डेट होगी 2-3 साल के लिए, उस दिन पर मैं काम नहीं करूंगा। वहां जाके कोर्ट में सुबह 11 बजे से 5 बजे बैठूंगा। ये सब मैडम बोलने की चीजें हैं। जैसे मैं कहा, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप कोर्ट में जा सकते हो, मैं भी कोर्ट में जा सकता हूँ, लेकिन कोर्ट में जाके मैं करूं क्या? वहां मुझे सुबह से शाम बिठाते हैं और 2-4 हियरिंग के बाद मेरी बात मानिए, हमारे उपभोक्ता इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि भैया ये कोर्ट अपने पास रखो, हम अपने काम पर निकले। एंड आई एग्री विद देम, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दोहराना चाहता हूं, जब कायदे कानून बनते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, दिस इज ऑल वेस्ट नहीं, ऑफ बिल्कुल टाइम। उसी के अभाव में, मेरे ख्याल से उसी के अभाव में ही हमने देखा है कि इतनी सारी शिकायतें जो हैं वो आ रही है और उपभोक्ता लगातार विक्टिम बनता जा रहा है। गुप्ता साहब क्या मेरे साथ जुड़ गए हैं? चलिए, मेरे साथ गुप्ता साहब नहीं है, लेकिन रितेश काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं मनोहर जी ने। और देखिए, कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें या उसके बावजूद भी हम देखें तो हमारी साइबर सिक्योरिटी, हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी तो हमारे ही हाथ में है। ठीक है, इस तरह के नियम, इस तरह से संज्ञान लेना पूरे मामले का एक अच्छा कदम माना जा सकता है। लेकिन शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली अभी काफ़ी दूर है, बहुत कुछ होना ज़रूरी है। और कब तक आप एक उपभोक्ता होने के नाते कब तक फूंक फूंक कर कदम रखेंगे? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई छोर छूट ही जाएगा ना रितेश? जी बिल्कुल। देखिए, तो पहले मैं आपको बताता हूँ, कामा जी को बोलना चाहता हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस मैं करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे लोग ये करें। जिसके पास है, आई एम श्योर काफी सारे लोगों के पास है, वो लोग जिनको ऐसा लगता है वो कर सकते हैं, वो करे। मैंने खाली एक पर्टिकुलर सुझाव दिया है। दूसरा है, मैंने डीएनडी की बात की और कोर्ट्स की बात नहीं की है। जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं जितने लोगों को जानता हूँ, डीएनडी हैज हेल्प, और काफी बार कभी कभी आवाज उठानी पड़ती है और इट हैज हेल्प। और आजकल है बहुत सारे, ठीक है कामा जी आप मत अग्री कीजिए कोई भी बात पे, लेकिन आपके साथ अगर 10 ऐसी चीजें होती है तो 10 पॉजिटिव चीजें भी होती है। जरूरी नहीं है आप जो कह रहे हैं वही सही है खाली। इधर काफी सारे हमारे साथ हम लोग ने भी देखा है कि जब हम लोग ने आवाज रेज की है ट्विटर पे या तो नोडल ऑफिसर्स के साथ गए हैं, हमें राहत मिली है। आपको नहीं मिली है, या आपका दुर्भाग्य है, लेकिन हम लोग को राहत डेफिनेटली मिली हुई है। हैविंग अ सेकंड ईमेल आईडी और अ सेकंड नंबर से कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, मुझे तो काफी हुआ है। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, कोई सर्विस नहीं दे रहा है तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप कि एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, मैंने गलत नंबर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तोड़ हमारे पास हर चीज का रहता है। बाकी जैसे आप बोल रहे हो कि इनका जो डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, इधर बड़ी से बड़ी कंपनीज भी नहीं कर पा रही है, तो मैं इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ ये करेंगे। तो इसके लिए हर प्रोग्राम में, जैसे आप भी कहते हैं कि जो अवेयरनेस है वगैरह सब, ये हमारे ही हाथ में है। और तो बस इनका तोड़ ही निकालना पड़ता है। हम और साइबर स्पेस में करते भी क्या है, हर चीज का एक तोड़ ही निकालते हैं। यहाँ पे भी एक तोड़ ही निकालना पड़ता है कि ठीक है, कोई आपको बहुत मजबूर कर रहा है, आप एक ऑल्टरनेटिव नंबर दे दीजिए या तो गलत नंबर दे दीजिए, आपको जो देना क्या है, कौन सा हो उसके पास ओटीपी आने वाला है, कोई ओटीपी नहीं आने वाला है। हाँ, उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि ये कानून के खिलाफ है। अभी जैसे अगर आप देख रहे हो कि आपको वो आ रहा है कि ये सारी चीज मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि किसी ने भी नहीं उठाना चाहिए, तो फिर आप उनको स्क्रीन पे दिखा दीजिए कि भाई आप नहीं ले सकते हो, और कहीं ना कहीं उनके बारे में ऑनलाइन या कहीं ना कहीं तो आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। आप हर टाइम बोलोगे नहीं मेरे को कुछ करना नहीं है, तो फिर ये भी एज अ सिटीजन आप कंप्लीटली गलत हो। जैसे कि cybercrime.gov.in एक पोर्टल है, हम हमेशा कहते हैं कोई भी छोटा भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आप अपडेट कीजिए, वहां पे जाके बताइए। अभी अगर आप बोलोगे कि पुलिस कुछ नहीं करती है, कोर्ट कुछ नहीं करता है, तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि यहीं से जाके गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स मिलता है। हालांकि मैं गवर्नमेंट को इधर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, एज अ प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वहां पर उनको इतना सारा डेटा मिलता है कि ये सारी चीजें गलत हो रही है, और इस डेटा के कारण ही ये सारी चीजें आ रही है। कविता।
शिकायतें हो रही हैं मेरे ख्याल से, और इसीलिए पता भी चल रहा है कि ये परेशानियां हैं, लेकिन फिलहाल जब तक हमारे पास कोई ठोस कानून आते हैं तब तक इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल नंबर या किसी भी तरह की जानकारी शेयर करना अब अनिवार्य नहीं होगा। ऐसा कदम उठाने की और ऐसा फैसला लेने के लिए जल्द ही जो है यहाँ पर संज्ञान लिया गया है पूरे मुद्दे का। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए, और कंज्यूमर स्किन के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत